लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, ताकि जो लोग बाद में सुनेंगे उनको पता होना चाहिए क्या बातें क्या हम लोगों ने। सो किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? हाउ वाज द पेपर? वाज इट गुड? हाँ, पेपर ठीक लगा एक बार सर। कैमरा एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग, और माइक ऑफ कर लीजिए सब लोग। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा गाइज। क्या भाई अनीस, जो पढ़ाया वही आया ना? हाँ सर, आने को तो आया था। है? हाँ सर, आया था। चैट जीपीटी का सवाल देख लिया? दिख रहा था सर वैसा है कुछ। तो पहले ही इसीलिए मैसेज कर दिए थे कि सावधान रहना, हो सके चैट जीपीटी, इसलिए मैंने चैट जीपीटी से क्रिएट करके सवाल भेज दिया था। यस सर। चलिए ठीक है, हम लोग सॉल्व करते हैं, पेपर को देखते हैं। ठीक है, कहाँ पे तुक्का लग सकता था, क्या हो सकता था, ताकि वो स्किल समझ में हो रहा है, और उसके बाद अपना आंसर भी मिला सकते हैं, है ना? तो किसी के पास, किसी ने पीडीएफ बनाया है फिजिक्स का पेपर का, या कोई ग्रुप कहीं पे किसी के पास है क्या? किसी के पास है पीडीएफ क्वेश्चन पेपर का? नहीं है, किसी के पास नहीं है? नहीं सर। अनिस, पीडीएफ बना सकते हो? है पेपर तुम्हारे पास? पेपर है यस तुम्हारे सर। पास? यस सर। स्कैनर है? अच्छा, मोबाइल में ठीक ठाक फोटो आता है, कैमरा है ठीक? नहीं आता है सर। हाँ, नहीं आता है सर। और कोई कोई बना सकता है भाई पीडीएफ फिजिक्स का तुरंत 2 में 4 मिनट में? एनीवन? कैन एनीवन स्कैन द क्वेश्चन पेपर? बबलू? माइक ऑफ है, माइक ऑन करके बोलिए। कैन एनीवन डू दिस टास्क? स्कैन करने वाला नहीं डाउनलोड किया सर ऐप। एनीवन हैव स्कैनर? तुमने से कोई फिजिक्स पेपर का पीडीएफ नहीं बना सकता? अरे कोई तो बना दो भाई। डाउनलोड करें सर, ऐसे बताइए मत कौन सा करो। डाउनलोड करें प्लीज। क्या? कौन सा ऐप डाउनलोड करके करें, बोलिए हम कर देते हैं। कोई भी स्कैनर लिखिए, आ जाएगा। कागज स्कैनर करके एक है, बहुत सारे ऐप्स हैं। देख रहे हैं सर, कर रहे थे। हाँ, करके हम देख रहे हैं। पेपर को स्कैन तो करना है बस, फिजिक्स वाले। और कोई?
आराधना मैम, आपके पास तो होगा स्कैनर। नहीं है एक्चुअली, जो भी काम रहता है बच्चा लोग ही कर देता है। ओके। ऐसे कैसे ठीक क्या है, करना नाइस है सर? बेटा नाइस। से करवा सकते हैं। पेपर का, फिजिक्स वाला पेपर का स्कैन करके पीडीएफ भेजिए ना हमें। देखते हैं सर, बेटा से करवाते हैं। क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टेट से तो सवाल था नहीं, था ना सवाल? यस सर। गॉस लॉ से तो आई थिंक एक दो सवाल थे। न्यूक्लियर फिजिक्स से भी मैंने जो भी पढ़ाया था बेसिक्स में, न्यूक्लियर फोर्स वगैरह, वहां से भी सवाल थे नहीं? हाँ सर। इफेक्टिव मास वगैरह से भी सवाल था। बहुत सारा तो एलिमिनेशन टेक्निक से बन जाता नहीं? पेपर 1 थोड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, पटांग था नहीं? I think paper 1 was little bit like tricky kind of things. It was not for same for all, I think. किसने कितने कितने सही किए, किसी मिलाया आप लोगों ने? कहीं गूगल वगल कहीं तो मिला लिया होगा अभी तक लोग नहीं? मैसेज करके बताओ किसके कितने सही हो रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। मैसेज करके बता सकते हो इफ यू लाइक, इफ यू वांट टू शेयर ओनली। नहीं मिलाए हैं सर। आई थिंक मेरे पास तो पेपर है। हाँ, मैं भी बना सकता हूँ इसमें, 1 मिनट काम हो जाएगा। मुझे लगा मैंने पेपर छोड़ दिया, तो है काम हो जाएगा। 1 सेकेंड।
सर ग्रुप पे भेज दिया है। अच्छा भेजा किसने? हाँ सर भेजा अभी। एक मिनट। एक्चुअली हमको आता नहीं है सर, बच्चों से करवाना पड़ जाता है सर, लेकिन उसमें पूरा टिक विक लगा हुआ है। ठीक है। So it's on the mail. सर गूगल से मिलाए तो जितना टेस्ट में आता था उतना ही आया सर। हम्म। कितना है? बहुत कम है सर, 87 नंबर है, 87 क्वेश्चन है। 87 क्वेश्चन जी सर। इंक्लूडिंग बोथ पेपर फिजिक्स। हाँ सर, बोथ पेपर मिला के 87 क्वेश्चन सही है। और उसमें सर ठीक कुछ है, क्वेश्चन नॉट ऐसे बैड। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं सर, जैसे वो ये वाला है कम्प्रिहेंसिव वाला, और असर्शन रीजन जो है वो तो आप बताएंगे तभी टिक करेंगे, तो 2-4 नंबर हो सकता है बढ़े। ठीक है। फिजिक्स में एसएसएल रीजनिंग या फिर वो पेपर 1? हाँ नहीं सर, फिजिक्स का असर्शन रीजन जो है। अच्छा ठीक है, ठीक। और सो द फर्स्ट comprehensive क्वेश्चन इज हाँ हाँ, इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, सबको यस मेरा सर। स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, गुड। क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ना सबको मेरे स्क्रीन पे? यस सर। हेलो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 51 जब मेरे पास आया तो इन्हें लाइक लिनियर लिस्ट स्क्वायर फिट द काई स्क्वायर वैल्यू, मुझे ये सब नहीं पता। मैंने लाइक कब पढ़ा है मैथमेटिकल फेस मुझे खुद नहीं पता, ना मैं पढ़ता हूँ ना पढ़ाता हूँ, तो मेरे प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं है सब। एरर एनालिसिस वगैरह मैं कब का भूल गया हूँ। सो देखो मैंने इस क्वेश्चन को सही कर लिया और किस लॉजिक से किया। मैंने देखा कि काई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 12 काइंड ऑफ, ठीक है, और विथ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो मैंने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है 6 और पूछ रहा है द रिड्यूस काई स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये दो डाटा हमको दिया है 12 और 6, और इसको यूज करके एक तीसरा डाटा निकालना है। तो क्या हो सकता है, या तो 12 इंटू 6 हो सकता है, मल्टीप्लाई हो जाए दोनों, तो ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं, या तो 12/6 हो जाए जिससे 2 आ जाए। तो मैंने देखा कि हाँ 12/6, 12 इंडिविजुअली आंसर हो नहीं सकता, 6 इंडिविजुअली आंसर हो नहीं सकता, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गया। 1 कभी आएगा नहीं 12 और 6 को यूज करके, लेकिन 12/6 करने पे 2 आ जाएगा। तो इस लॉजिक से मैंने बी मार दिया और मैंने बाद में देखा कि हाँ फॉर्मूला यही है। द रिड्यूस काई स्क्वायर निकालने का जो फॉर्मूला है काई स्क्वायर रिड्यूस, उसका यही है काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इस लॉजिक से मैंने इसको टिक किया और वो लॉजिक मेरा काम किया, ठीक है। तो इसका आंसर उस तरह से 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत आसान है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स मैंने पढ़ाया नहीं, मॉलिक्यूलर फिजिक्स से 2-3 आसान बहुत क्वेश्चंस आ गए हैं। मुझे रिग्रेट है इस बात का, बट एनीवे मैंने जो आपको वो मॉलिक्यूलर फिजिक्स का एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर का जो चैट जीपीटी से मैंने भेजा था आपको क्वेश्चन 4 दिन पहले,
मुझे खुशी है कि उसमें से बॉर्न ओपेनहाइमर और वो तमाम जो इससे थे क्वेश्चंस वो सारे ऑलमोस्ट थे वहां पे। सो ये अच्छी बात है। देखो जो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन है, दरअसल ये मॉलिक्यूलर फिजिक्स में पहला दिन ही पढ़ाया जाता है बच्चों को। इसमें हम करते क्या है, अब देखो जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एक तरफ है इलेक्ट्रॉनिक मोशन, एक तरफ है न्यूक्लियस। आपको पता है एटम में ये न्यूक्लियस है और बाहर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के मास को लगभग कंपेरेबल ले लेंगे तो टू बॉडी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस को रेस्ट में ले लेंगे, जैसे हाइड्रोजन एटम में हम लोग करते हैं, मतलब न्यूक्लियर मोशन को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, तब फिर बड़ा इजी हो जाएगा, राइट। तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में ये होता है कि हम लोग ये न्यूक्लियर मोशन को अलग सेपरेट कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मोशन को अलग सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। सो दो पहला ऑप्शन क्या है, बेस्ड ऑन द एजम्पशन है ना। बॉर्न ओपेनहाइमर का क्या एजम्पशन था, तो एजम्पशन यही था कि इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर मोशन अलग अलग होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर हैव कंपेरेबल मासेस, नहीं कंपेरेबल मासेस नहीं होगा, बल्कि न्यूक्लियस का मास को हम लोग हेवी मान लेते हैं, रेस्ट में मान लेते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। न्यूक्लियर मोशन कैन बी नेग्लेक्टेड कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मोशन, यस दिस बी विल बी द करेक्ट, ओके। इलेक्ट्रॉनिक मोशन को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करते, न्यूक्लियर मोशन को, न्यूक्लियस को हम लोग लगभग रेस्ट में मान लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं। द स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल इन द प्रेजेंस ऑफ ए वीक, अब तुम लोग को ये पढ़ाया मैंने जीमान इफेक्ट। वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या होगा, नॉर्मल जीमान इफेक्ट होगा। स्टार्क इफेक्ट तो होगा नहीं, स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होता है। फास्टनबैक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में होता है। रमन इफेक्ट तो अलग ही कहानी है, मॉलिक्यूलर फिजिक्स का चीज है वो। सो इट्स नॉर्मल जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट इज द फिनोमेना ऑफ वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो द ऑप्शन सी। According to the Frank-Condon principle, electronic ट्रांजिशन इन मॉलिक्यूल्स आर मोस्ट लाइकली टू अकर। देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसी भी मॉलिक्यूल्स में होगा, इसके लिए जो उसका कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि जैसे लेवल्स होते हैं ना, उसमें ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो एक लेवल से दूसरे लेवल में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर ट्रांजिशन लाइक इसके पिक से इसके पिक में हो रहा हो या इसके पिक से इसके पिक में हो रहा हो, जहां मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मैच करेगा दो रोटेशनल लेवल के बीच में, या दो वाइब्रेशनल लेवल आप कह लीजिए। सो कह रहा है कि मोस्ट लाइकली टू अकर विद लार्ज चेंज इन न्यूक्लियर पोजीशन, नहीं विदाउट चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, सो दैट न्यूक्लियर पोजीशन रिमेन इफेक्टिवली अनचेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। हाँ, यहाँ पे भी सेम कहानी है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन को ही वो डील करता है कि न्यूक्लियर मोशन लगभग, देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतना फास्ट होता है कि न्यूक्लियर ट्रांजिशन लगभग आप रेस्ट मान सकते हैं, ठीक है। सो द ऑप्शन सी। ये कहानी दिया हुआ था ड्रूड मॉडल के बारे में, और वो फिर इफेक्टिव मास कैसे उसने बैंड थ्योरी से सॉल्व किया, और फिर वो बाद में क्वांटम हॉल इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया है ना, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। सो देखो, बेस्ड ऑन द पैराग्राफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई द ड्रूड मॉडल फॉल्स टू प्रेडिक्ट द करेक्ट साइन ऑफ द हॉल कोएफिशिएंट। देखो ऊपर तुम पढ़ोगे कहानी, तो कहानी में स्पष्ट लिखा हुआ है इफेक्टिव मास जो है उसके चलते है ना, क्योंकि इफेक्टिव मास का साइन प्रिडिक्ट लोगों ने नहीं कर पाया था। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट। उसके बाद अगर इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे, ओ हाउ विल रोटेट दिस, कहीं तो इसका ऑप्शन था, टेक लाइसेंस, कैसे होगा, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। इंसर्ट पेजेस, चेंज टेम्पलेट, पेज मार्जिन, पेज रोटेशन, पेज रोटेट करने के लिए प्लान मांग रहा है, ये कौन सी बात है। क्रॉप करने का ऑप्शन तो है, कैसे किया जाए इसको, एनीवन एनी आइडिया? किसी को कुछ आइडिया है क्या? अरे बहुत सारे क्वेश्चन है नहीं, अरे
ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। आराधना मैम, कैन यू हियर मी? हाँ सर। इसको थोड़ा ठीक करवाएंगे, उसी में जाके वो हो देखते हैं। जाए, पीडीएफ में उसको लानी। अच्छा दिखवा रहे हैं सर, एक सेकेंड। सो वी कैन लाइक, एम आई ऑडिबल ना? इस पे हम लोग जा सकते हैं, इधर जो दिख रहा है लाइक 150 नंबर में क्वेश्चन था कि लॉक इन एम्पलीफायर का क्या काम है। तो लॉक इन एम्पलीफायर जो है ना, बहुत लो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है ना। लो फ्रीक्वेंसी जो है, अगर वो बहुत ज्यादा नॉइज के अंदर में अगर मर्ज है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, हाई नॉइज है मतलब फ्रीक्वेंसी लो होगा, वहां पे नॉइज हाई है मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। तो उसके अंदर अगर मतलब बहुत हाई नॉइज के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी अगर वरीड है, मतलब उसके अंदर है, तब भी उसको डिटेक्ट करने का काम लॉक इन एम्पलीफायर का होता है। तो ऑप्शन बी। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था देखो 149 में, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी, इसको इजी क्वेश्चन कह लेते हैं। आपको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ था, ये पावर रेडिएशन पावर वही होता है ना, सिग्मा ए टी का पावर 4। तो सिग्मा ए सबको हटा लीजिए, ए टी का पावर 4 आप कर लेते हैं। सो आपको यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ था एंड टी भी दिया हुआ था। अगर आप इसको सॉल्व करते तो पास्कल में आंसर आ जाता है, इट आई थिंक 0.33 पास्कल अराउंड। उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन का ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ट्रिकी क्वेश्चन ये था कि जब Z इक्वल टू 0.07 हो जाता है, फिगर सिटी फैक्टर एक होता है, उसमें केमिकल पोटेंशियल म्यू का वैल्यू अगर आप निकालोगे पुट करके, तो इट इज अराउंड -0.36 kBT। तो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। इन एक्सपेरिमेंटल डाटा एनालिसिस काई स्क्वायर टेस्ट, देखो काई स्क्वायर टेस्ट का मोस्टली जो इस्तेमाल है वो है गुडनेस ऑफ फिट, है ना। फिटिंग अगर कोई कर्व है मान लीजिए ऐसे, तो कितना अच्छा फिट है, उसको गुडनेस ऑफ फिट निकालने के लिए हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। तो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये एक्सपेरिमेंटल सेक्शन से कह सकते हैं। यहाँ पे तो आपको ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना था। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2dt दिया हुआ था, डी का वैल्यू 1 हो गया, टी का वैल्यू 5 हो गया। तो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना हो गया उस हिसाब, 2 × 1 × 5, तो 10 हो गया। और रूट मीन स्क्वायर बोला है तो रूट ले लो, इसका रूट ले लो, यानी √10 हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, √10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 में ये डिफ्यूजन का इक्वेशन दिया हुआ था, बोला था ये क्या है, क्या रिवर्सिबल। देखो टाइम रिवर्सिबल इनवेरिएंट का यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इधर बस टाइम है, इधर टाइम है ही नहीं। रिवर्सिबल कोई प्रोसेस रिवर्सिबल दुनिया में हो इतना आसान नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल द फिजिकल प्रोसेसेस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया है, मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। सो इरिवर्सिबल।
इन द इसिंग मॉडल तुमको पढ़ाया गया होगा, उसमें SI.SJ करते हैं नहीं, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, राइट। इसिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट ही है, तुमको पढ़ाया गया होगा SI.SJ, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। देख लो कहीं पे है, लॉन्ग रेंज डायपोल इंटरेक्शन, क्वांटम टनलिंग, यहाँ देखो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। नहीं, बात खत्म करो, आगे पढ़ना ही नहीं। ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट विद हैमिल्टोनियन दिस, तो ये उसका काइनेटिक एनर्जी है, ये इसका इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है। इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी भी इफेक्टिव है L²/2mr², राइट, प्लस ये kr², यही है ना इफेक्टिव पोटेंशियल। तो क्या करना है इसको तुम्हें, सर्कुलर एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सर्कुलर ऑर्बिट, तो डो भी इफेक्टिव बाय डो आर करके आर का वैल्यू निकाल लो। समझ रहे हो कि नहीं? अगर ये करोगे तो क्या हो जाएगा, -2L²/2mr³, ठीक है, और प्लस 2kr = 0, ठीक है। तो जब r का वैल्यू r0 होगा तो यहाँ r0 कर दो, यहाँ r0 कर दो, हमें l का वैल्यू निकालना है। 2 से 2 गया, ठीक है। L² = 2k r0 का पावर 4 और m, यही होगा। तो यहाँ से l निकालोगे तो क्या हो जाएगा, r0² हो जाएगा और ये √2km बचेगा। तो दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम एट सर्कुलर ऑर्बिट। तो ऑप्शन ए। PDF भेजा है सर। हाँ ठीक है, मैं उसको ठीक है। इन ए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज शो डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी डिसकंटिन्यूटी शो करता है, नहीं, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। उसके बाद इन द डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन, यहाँ तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये भाई बोला था टनलिंग अप्रोक्सीमेशन में हो जाए का पावर -2k, और k का वैल्यू बोला था अगर 1 हो जाए तो t का वैल्यू क्या होगा। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, k का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये बच जाएगा e का पावर -2, तो b हो जाएगा। नहीं, अब ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन सब सुस्मिता ने तुम्हें पढ़ाया होगा, किसमें कंटिन्यूअस किसमें डिसकंटिन्यूअस, बहुत चर्चा है, सब क्लास में हो रखा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। नहीं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है, नो टू मिस्टेक, तो a का हो जाएगा 2, अब a का जहाँ 2 नहीं है उसको काट दो। उसके बाद स्टर्न-गेरलाच एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट एविडेंस ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन, ठीक है, या फिर वेरिएशनल मेथड। देखो वेरिएशनल मेथड यूज होता है अप्रोक्सीमेशन ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए, फर्मी गोल्डन रूल यूज होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, सही है। तो C का 3 D का 4, C का 3 D का 4, ऑप्शन ए हो गया। इजी क्वेश्चन, यहाँ भी बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। इंट्रोपी किससे जुड़ा हुआ रहता है, हमेशा देखना TDS लिखते हैं हम लोग, नहीं, इंट्रोपी टेम्परेचर के साथ जुड़ा रहता है, वॉल्यूम प्रेशर के साथ जुड़ा रहता है, PdV लिखते हैं हमेशा, नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम। उसी तरह पार्टिकल नॉमिकल पोटेंशियल के साथ लिखा रहता है, म्यून लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद करो। एनर्जी किसके साथ जुड़ा रहता है, टाइम के साथ, ये इनका कॉन्जुगेट वेरिएबल है। तो सारा सही है, ABCD सही मिला हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे देख लो, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसे मैच करने वाला। फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ग्रीन फंक्शन, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी। हाँ देखो, फूरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन पे हम लोग काम करते हैं, टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, राइट। तो A का 2 हो जाएगा, तो A का जहाँ 2 नहीं उसको कट कर दो, अब बचा A और C। लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, तो B का 1 हो गया। ग्रीन फंक्शन में हम लोग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आइगन वैल्यू इज द स्टेबिलिटी एंड नॉर्मल मोड्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज, सही बात है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, सही बात है। न्यूक्लियर फोर्स फॉलो एन इनवर्स स्क्वायर लॉ, नहीं, दे आर नॉट सेंट्रल फोर्स। हाँ, न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिबिट सैचुरेशन, यस। So A, B and D are correct, right? A, B and D only. Option B.
द ड्यूट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है और तुम्हें ये मोमेंटम पी निकालना था। अगर आप रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकालेंगे लगभग 60 के आसपास आएगा। बस पुट करना है भाई, कन्वर्ट करना है वैल्यू को। कंसिडर द वन डायमेंशनल डायनेमिकल सिस्टम dx by dt इक्वल टू -2x। देखो dx by dt मतलब वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी इक्वल टू है -2x, ठीक है। बोला है फिक्स पॉइंट एट x इक्वल टू 0, x को 0 करोगे तो वेलोसिटी भी 0 आ जाएगा। अब वेलोसिटी 0 का मतलब बॉडी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, नहीं कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है मतलब उसका स्टेबल फिक्स पॉइंट होगा। हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी अगर आपने थोड़ा भी देखा है, अगर क्लासिकल में सुष्मिता ने आपको पढ़ाया होगा तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। नहीं h प्लस 2s बाई डो टी इक्वल टू 0 कर लो या h इक्वल टू -2s बाई डो टी कर लो, जो करना है कह लो, ठीक है। सो इट सेटिस्फाई द ऑप्शन बी। सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला का ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एसिमेट्री एनर्जी का ये फार्मूला रहा, एक बार Zn ये लेना था, एक बार Zn ये लेना था और दोनों का डिफरेंस निकालना था। वो अराउंड 5.8 के आसपास आता। इजी क्वेश्चन, बस वो डिफरेंस निकालना है, उसमें n और z का वैल्यू पुट करें, तो रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो ये क्लास 11 का क्वेश्चन है, एरर एनालिसिस। दो क्वांटिटी के बीच में जब एरर निकालते हैं तो दैट इज मैक्सिमम एरर इज दिस, अंडर रूट डेल्टा ए बाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा बी बाई बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये मत बोलना कहाँ से है। सुपर कंडक्टिविटी मैंने ही पढ़ाया है बहुत अच्छे से, मैंने इवन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ कि भाई वो बहुत W का एक फॉर्मूला होता है, नहीं ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है, आई थिंक इट इज 2e बाई वी एज और समथिंग। ओमेगा और भी पोटेंशियल और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है, उससे अगर आप निकालते हैं, हालांकि मैंने निकाला था, कोई भी ऑप्शन यहाँ में से सही नहीं है, ठीक है। तो मार्क्स टू ऑल होगा ये, इसमें मार्क्स टू ऑल होना चाहिए। ये जोसेफसन जंक्शन का फॉर्मूला है, बहुत इजी सा है। पोटेंशियल दिया था, कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी पूछा था। ग्रीन फंक्शन GRR प्राइम फॉर ए लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर L इज डिफाइंड बाय, इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं क्या है इसका आंसर। सो 116 को आप छोड़ दीजिए, मैं मैथमेटिकल फिजिक्स का कमजोर व्यक्ति हूँ, मुझे अभी याद नहीं है वो। गूगल पे सी दिया बट था, शायद ड्राग डेल्टा पोटेंशियल होना चाहिए, P होना चाहिए। क्या है इसका आंसर? गूगल में यही दिया था सर, सी नंबर ही। हाँ, क्योंकि R RDS है तो R इक्वल टू RDS पे वो सैचुरेट कर जाएगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। सो आई थिंक इट शुड बी ड्रग डेल्टा पोटेंशियल। In a region free of sources, the solution of Laplace equation del square phi equal to 0 has the property. क्या प्रॉपर्टी होगा भाई इसका मतलब? It satisfy the maximum inside the region, minimum नहीं, mean value property नहीं। डिसकंटिन्यूअस का भी कोई ऑप्शन सी होगा। रुंगे कुट्टा मेथड, फोर्थ ऑर्डर रुंगे कुट्टा मेथड फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस क्यों प्रीफर किया जाता है इसको भाई? हाँ, व्हाई इट इज प्रीफर्ड? अगेन आप मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़े हैं, सुष्मिता ने पढ़ाया होगा ये सब। बताओ भाई, व्हाई इट इज प्रीफर्ड? एनीवन? इसका बी दिया था सर आंसर। नहीं, सी होगा। ओके, इट्स सॉरी माय बैड। इसका आंसर बी होगा, है ना, बिकॉज हैज लोकल ट्रंकेशन एरर ऑफ ऑर्डर h to the power 5, ये सही है। अंडर ए प्रॉपर रोटेशन, एक सेकंड, अंडर ए प्रॉपर रोटेशन in 3-dimension space a vector transform according to the group SO3, हाँ 3D है तो SO3, ओके 3D है ना, ऐसे दिमाग लगाओ ना, 3 डायमेंशन बोला है तो ये 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन कोई लॉजिक नहीं। इन फाइनाइट डिफरेंस मेथड
Replacing second derivative by central difference scheme leads to an error of order. तो h स्क्वायर का ऑर्डर होता है. In Hamiltonian mechanics, the phase space of a system with n degree of freedom. भाई इधर p होता है, इधर x होता है, नहीं तो ये भी n डिग्री का होगा, ये भी n डिग्री का होगा. n कोऑर्डिनेट n कॉन्जुगेट मोमेंटा, कोऑर्डिनेट भी n डिग्री ऑफ फ्रीडम, n मतलब डायमेंशनल होगा, और ये भी p भी, नहीं तो ऑप्शन डी हो जाएगा. फेज स्पेस का डेफिनेशन ही वही. 122 नंबर में फॉर टू डायनेमिकल वेरिएबल, नहीं अब देखो इसमें माइनस का तो कोई लॉजिक है नहीं. पॉइजन ब्रैकेट है ना. पॉइजन ब्रैकेट इज डिफाइंड एज it is defined as this: dou a by dou pi, dou b by dou pi, sorry, pi qi minus pi qi. Yes, this B is the answer. Huh? It is defined like this. Planck's radiation distribution law, only low frequency नहीं, ये पूरे the observed black body spectrum at all frequency, नहीं पूरे black body radiation को explain करता है ना प्लैंक्स लॉ. रेले जीन्स और जो विनस लॉ थे वो लो और हाई फ्रीक्वेंसी को बस एक्सप्लेन करते थे, बट जब प्लैंक्स ने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया तो पूरे ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को सेटिस्फाई करता था. नहीं एक बड़ा आसान सा सवाल था. सिंपल क्यूबिक में जो लोएस्ट प्लेन होगा 100 होगा, तो ये स्केल आप मान लेते हैं. उसके बाद आपको लेमडा दिया था 1.5, ए दिया था 3, तो आप निकाल लेते हैं 2d sin थीटा इक्वल टू n लेमडा से. फर्स्ट डिग्री था तो n इक्वल टू 1 ले लेते. इसको सॉल्व करते तो अराउंड 15 डिग्री के आसपास ये शायद आना चाहिए मेरे पास. आई एम नॉट श्योर बट इट शुड बी लाइक दैट. आप सॉल्व कर सकते हैं उसको एग्जैक्टली. हाँ, द करेक्ट आंसर वुड बी 15 डिग्री. देखो कुछ नहीं, लोएस्ट प्लेन हम लोग लेते हैं ना 100, ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेते हैं. उसके बाद में ये भी आसान क्वेश्चन था. हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड शायद पूछा था, तो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है J इंटू बी बाई एन इंटू ई. आपको n दिया था, J दिया था, B दिया था, E पता है आपको, E का वैल्यू लेने बोला था इतना. इसको आप सॉल्व करते तो इजिली आंसर आ जाता है आपका अराउंड 10 टू द पावर -5, 7.8 10 टू द पावर -5. सो लगभग 8 के पास आप मान लीजिए. तो इसमें से आप लगभग 8 10 का पावर -5 वोल्ट पर मीटर मान लीजिए उसको. तो जो भी आंसर हो 8 10 का पावर -5, आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट. आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या होता है भाई, सबको पता है. इनपुट बायस करंट लार्ज नहीं होता, तो 0 होता है. आउटपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट नहीं हो तो 0 होता है. वोल्टेज गेन इज यूनिटी, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट इज 0, ये भी नहीं. वोल्टेज इज यूनिटी, नहीं मैक्सिमम. भाई आइडियल ऑप एम्प का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज गेन मतलब वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज इज 1. इसका मतलब जितना तुमने इनपुट दिया उतना आउटपुट मिल गया. आइडियल केस में 100% हो सकता है, यही है कि नहीं. Consider the following statement regarding operator in quantum mechanics. Just a second. So, Hermitian operator correspond to a physical observable. हाँ ये तो सही है. Eigen value of Hermitian operators are always real. ये भी सही है. Two operators that commute can always be simultaneous diagonalized. ये भी बात सही है. कई बार मैंने पढ़ाया है कि कम्यूट होने का मतलब है कि उनका साइमल्टेनियस आइगन वैल्यू होगा, नहीं. उसके बाद द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एन ऑपरेटर मस्ट बी वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यू. ये गलत है ना, जरूरी नहीं उसका आइगन वैल्यू, ठीक है. सो डी इज नॉट करेक्ट. Expectation value of an operator must be one of its eigenvalue. It's not true.
Okay, because it's the expectation value is the average of many measurements. So A, B, and C would be the only answer. B. Consider the following statement regarding first order phase transition. Latent heat is associated with the transition. Entropy changes discontinuously. This is true. Entropy change discontinuously. Latent heat is associated with the transition. Gives free energy discontinuous at the transition. Volume may change discontinuously at the transition. I think all are correct. Okay. Gives free energy is discontinuous at the transition. This is false. Derivative is discontinuous. इसका डेरिवेटिव जो एंट्रोपी है वो ना होता है भाई, dg by dt और dp समथिंग कुछ होता है ऐसे, dt समथिंग सम डेरिवेटिव ऑफ g. ओके, तो ओनली ए बी एंड डी. देखो मैंने बोला था तुम लोगों को कि अगर कुछ समझ में नहीं आए तो बी ऑप्शन मारना. देखो यहाँ भी बी सही है, यहाँ भी बी सही है. नहीं तुम देखना अक्सर जो तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आए, जो तुम गलत किए, उसका आंसर मोस्टली बी होगा. बोला था ना मैंने. उस ट्रिक को भी अगर अपनाए होते तो बहुत सही हो गया. बस नहीं, हाँ ये सब क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा दिख रहा है, यहाँ पे बीच में अच्छा दिख रहा है. नहीं there is a assertion the angular momentum of a particle moving under central force is conserved. माइक ऑफ कर लीजिए, किसी का माइक ऑन. तो उसका कारण दिया है कि सेंट्रल फोर्स प्रोड्यूसेस जीरो टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ फोर्स. सही बात है. सेंट्रल फील्ड में, सेंट्रल मोशन में, क्योंकि टॉर्क जीरो होता है बिकॉज आर क्रॉस एफ इज जीरो. वाई? बिकॉज सेंट्रल फोर्स में आर जो है एफ के अलोंग ही होता है. तो आर और एफ अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो. दैट्स लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. वाई? बिकॉज इफ द टॉर्क इज जीरो then L is dou tau by dt. So if the torque is zero, then L is constant. So both A and are correct, and R is the correct explanation of it. The electric field inside a uniformly charged spherical cell is zero. बात तो सही है. कारण दिया है the total charge enclosed by a Gaussian surface inside the cell is not zero. ये गलत हो गया. नहीं भाई, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है क्योंकि चार्ज इनक्लोज जीरो हो जाता है. तो ये गलत है, ये सही है. A is correct but R is not correct. ठीक है. अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या किया था इसका मुझे अभी याद नहीं है, बट लेट मी चेक इट वंस. इसका सही आंसर है जो मैंने मारा था वही 0.5 मिली वोल्ट. ठीक है. अब मैंने कैसे मारा था मुझे खुद नहीं पता. मैंने इस 2 मिली वोल्ट को कुछ तो लॉजिक लगाया था. सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट इट इज लाइक दैट. ओके. If lambda is the eigen value of a matrix, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा. ये तो प्रॉपर्टी पढ़ाया होगा सुष्मिता ने तुम्हें. हाँ ये देखो, ये भी एक आसान क्वेश्चन था. आरएमएस नॉइज वोल्टेज एट द आउटपुट. अच्छा, आसान मतलब इसका लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा था. मतलब मैंने इसको जुगाड़ लगाने की कोशिश किया और मेरे जुगाड़ से इसका आंसर मैक्सिमम की तरफ कुछ आया था. बट द करेक्ट आंसर इज 2 माइक्रोवोल्ट. If a function is analytic everywhere inside and closed counter C, then according to Cauchy theorem. Cauchy theorem क्या कहता है? Then the integral over C is zero. नहीं, C. बड़ा इजी क्वेश्चन था वो, रियल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कह सकते हैं. ये तो उल्टा हो गया. नहीं चलिए, आपने दोबारा भेजा है मुझे पीडीएफ? नहीं. हाँ सर, दोबारा भेजा है. हाँ अब की बार सही है, राइट?
हाँ, तो यहाँ पे ये जो पहला क्वेश्चन था इसका 55 हो गया था। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द कंडक्टिविटी बिहेव एज दिस, इसका आंसर भी ऊपर में दिया हुआ था, बिकॉज द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन कैरियर कंसंट्रेशन, पैराग्राफ में ही छुपा हुआ था। In quantum Hall effect, the Hall resistance is quantized as this. Which of the following conditions is essential for the observation of these plateaus? The region is sample must be at temperature above 100 Kelvin to activate all carriers. ये भी बात लिखा हुआ था। Sorry. The Fermi energy must lie in localized state between Landau level. The effective mass can become very large or even negative, and the reason is this. Which of the following statement is most consistent with the information provided in the paragraph? पहला ही वाला है, band theory resolve the sign anomaly of Hall coefficient. LS coupling, the total angular momentum J of an atom is obtained by coupling total orbital angular momentum L and total spin angular momentum S. लैंडेव थ्योरी में ये दिया हुआ था तुम्हें FM, तो FM दिया था तुम्हें AT माइनस TC m स्क्वायर प्लस b m का पावर 4। तुम्हें निकालना था रेशियो ऑफ m एट t तो 0.975 TC डिवाइडेड बाय m1 था तुम्हारा m एट t इक्वल टू 0.90 TC। तो उसके लिए पहले m चाहिए था, m का वैल्यू होता है 2f/2m, दिस इज योर m एट t। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लेते m के रिस्पेक्ट में, तो mt मिल जाता। अब m का एक बार t इक्वल टू 0.9 TC रखता है, एक बार 0.975 TC रखता है, और दोनों का रेशियो लेता तो b आ जाता, 0.5 आ जाता। ब्रेविस लैटिस का डेफिनेशन मैंने सॉलिड स्टेट में पढ़ाया है, ए लैटिस दैट पोजेसेस an infinite array of point with identical नहीं, that is the concept of lattice. In X-ray diffraction from a crystal, the structure factor determines intensity, determine करता है नहीं, intensity of diffraction peak. According to Drude model of electrical conductivity, the resistivity of a metal increases with temperature mainly because charge carrier density decreases, mean free time between collision decreases. Which of the following statement correctly distinguishes a type 2 superconductor from a type 1 superconductor? Type 2 superconductor have two, sorry, yeah, type 2 superconductor, type 2 superconductor shows two critical magnetic field, नहीं? For a 3-dimensional free electron metal, अच्छा आप देखो इसमें क्या था, इसमें तुम्हें मेटल का मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट बताया था, दैट इज गामा टी, ठीक है, और गामा का वैल्यू दे रखा है π²/2 n kb² फर्मी एनर्जी EF इंटू टी, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट। हाउ इट डिपेंड्स ऑन फर्मी एनर्जी, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फर्मी एनर्जी, ठीक है। तो अब बोला फर्मी एनर्जी को अगर दोगुना बढ़ा देंगे तो भाई इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये थोड़ा कम दिख रहा है बट मैं इसको समझ पा रहा हूँ। ये है R इक्वल टू R0 A⁻1/3 वाला कॉन्सेप्ट है ना, न्यूक्लियर का बड़ा इजी क्वेश्चन था। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पूछा है कैरेक्टरिस्टिक, तो इट इज अ शॉर्ट रेंज एंड हाई स्ट्रेंथ, नहीं, ऑप्शन सी। यहाँ भी कुछ है द एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर, मैजिक नंबर का एग्जिस्टेंस किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर सेल मॉडल, ऑप्शन सी। पेरिटी नॉन कंजर्वेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है, वीक फोर्स का, है ना। इसको सॉल्व कर सकते थे, इसका आंसर 1 आएगा, है ना। ये कुछ ना एक मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना, जैसे x का कोफिशिएंट या 2 है या 1 है, y का कोफिशिएंट तो 2 1 हो गया, यहाँ -5 x का कोफिशिएंट या -2 है y का कोफिशिएंट, तो ये एक मैट्रिक्स है, मान लो इसका आइगन वैल्यू निकाल लो, इसका आइगन वैल्यू तो पूछा है, तो निकालोगे तो वो कुछ 1 आएगा, प्लस माइनस आयोटा ऐसा कुछ आएगा, तो मैग्नीट्यूड इज 1 अराउंड। Arrange the following interaction in ascending order.
असेंडिंग ऑर्डर में तो खुद ही है, सबसे छोटा ग्रेविटेशनल होता है, फिर उससे ज्यादा वीक, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो ये खुद ही सजा हुआ है ना, ए बी सी डी, ऑप्शन शायद बी होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो भाई इंसुलेटर से ज्यादा होगा सेमीकंडक्टर, उससे ज्यादा गोल्ड होगा, सबसे ज्यादा सिल्वर का होता है, तो ये भी सजा हुआ है ऑप्शन बी, ए बी सी डी। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 74 का, 74 का ये होगा सी ए डी बी, ऑप्शन ए। अब यहाँ कैनोनिकल के बारे में पूछा है, इसमें ये गलत है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज लीव द हैमिल्टोनियन अनचेंज, नहीं, वो चेंज कर देता है हैमिल्टोनियन को, तो डी हटा दो, तो द आंसर इज ए बी सी बी। मैक्सवेल इक्वेशन प्रिडिक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाँ भाई सही बात है। द डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म इज फॉर चार्ज कंजर्वेशन, नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम आर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्स होते हैं ना। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई बताओ? ऑप्शन ए तो कहीं दिख नहीं रहा, देखो सी तो कंफर्म नहीं होगा, तो सी हटा लो, बचा ए एंड बी या फिर ए बी एंड डी, डी तो हो नहीं रहा तो इसको भी हटा लो, तो बचा ए एंड बी, तो फिर बी उस लॉजिक से सही मान लो, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हवा में चलने के लिए फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस स्पीड सी होता है 3 × 10⁸, कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लॉन्गिट्यूडनल नहीं होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं नेचर में, तो सी और डी को एलिमिनेट करोगे तो आंसर ए भी आ जाएगा, ठीक है। एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स, ये तो बता दिया मैंने, ए इसका सही होगा, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म, ये भी बता दिया, ए करेक्ट है बट आर करेक्ट नहीं है, ये भी मैंने बता दिया है 0.5 मिली वोल्ट ए, ये लैम्डा स्क्वायर होगा आइगन वैल्यू, ये 2 माइक्रोवोल्ट आएगा, और ये कॉची थ्योरम द इंटीग्रल ओवर सी 0, नहीं। According to the central limit theorem, the distribution of the sum of a large number of independent random variable tends to, इसका क्या हो जाएगा भाई? Let me check once. So, according to central limit theory, it is normal distribution. Huh? A generalized coordinate is said to be cyclic. देखो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को साइक्लिक तब कहते हैं जब ये इट डज नॉट अपियर एक्सप्लिसिटली इन द लैग्रेंजियन, अगर वो लैग्रेंजियन में अवेलेबल नहीं हो। ये वाला जो क्वेश्चन है 35, इसका कुछ सॉल्व करना है, वो मीन वगैरह कुछ निकालना है, बट द आंसर वुड बी अराउंड 1.75 सी। एटिस में क्या है? फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन तो तभी हम मानेंगे ना जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो, है ना। अरे एसएचएम स्मॉल स्टेबल, स्मॉल ऑसिलेशन स्टेबल हो मतलब एसएचएम कर रहा हो चुपचाप ऐसे ऐसे, और एसएचएम के केस में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा इसमें लैंडेज फैक्टर निकालना था, इसका वैल्यू कुछ शायद 1.33 आएगा, है लैंडेज फैक्टर, आसान सा क्वेश्चन था। assertion reasoning, the expectation value of an observable in quantum mechanics need not be one of its eigenvalue. Reason, the expectation value is a statistical average. हाँ सही बात है भाई, both A and R correct and R is the correct explanation of it. Assertion, at low temperature the lattice specific heat of crystalline solid varies as TQ, बात सही है, TQ law device theory पढ़ाए थे हम। And the reason is the phonon density of state in 3 dimension is proportional to omega का power 3। इस पे थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है, इसका रीजन में एक बार देख लिया जाए।
हाँ, रीजन इज इनकरेक्ट. If it is omega का power 3, then it is incorrect. Okay. Because in 3 dimension it is not omega square, it is omega, मतलब Q, it is omega square. Dispersion relation. So A is correct, but R is not correct. ये तो सबको मालूम है, A इक्वल टू गामा MC स्क्वायर, B हो जाएगा नहीं. अरे एनर्जी क्या होगा भाई, सर MC स्क्वायर कर लो. हेलो सर इसका हम मारे थे सर, वही तो मारे थे, मगर जानते नेट में मारे ना तो ये नंबर दिखा रहा था आंसर. अरे ये इसलिए नहीं, दिखा रहा है नेट में भी क्योंकि B दिखा रहा है सर. M नॉट लेता. नेट में भी B ही दिखा रहा है सर. अरे देखो क्या है, हम लोग जनरली रेस्ट मास को m नॉट लेते हैं और इस क्वेश्चन में रेस्ट मास को उसने m ले रखा है, समझ रहे हो, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा. According to Gauss law, the electric flux through a closed surface, total charge enclosed by the surface. नहीं, ये क्या हो जाएगा भाई, अगर फ्री चार्ज रीजन फ्री रीजन हो, डेल्टा स्क्वायर v इक्वल टू 0, ये तो लाप्लास इक्वेशन है. नहीं, पॉइजन इक्वेशन ये होता है भाई, डेल्टा स्क्वायर v इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट. बबलू सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हो. दिस इज पॉइजन. इसी में अगर चार्ज फ्री रीजन हो तो रो 0 हो जाएगा, तो नेबुला स्क्वायर v इक्वल टू 0 हो जाएगा. लाप्लास बोलते हैं इसको, तो लाप्लास इक्वेशन. सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इक्वल टू मी नॉट एन आई बाई 2r. नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. वैसे बायट सॉवेट लॉ से भी आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है. काय का इनवर्स, काय का आई स्क्वायर, काय का ऐसा रूट 4 स्क्वायर. बाउंड्री कंडीशन क्या है भाई, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ D इज कंटिन्यूअस इफ नो फ्री सरफेस चार्ज एग्जिस्ट. A charge particle moving perpendicular to a uniform magnetic field follow a circular path. नहीं, अब देखो J इक्वल टू अगर 4 से 5 में ट्रांजिशन होगा तो इसका आंसर क्या होगा, Fj इक्वल टू क्या होता है, BJ प्लस 1. तो डिफरेंस निकाल लो, 18 आएगा या जो भी आएगा देख लेना एक बार. मैंने कल निकाला था, एक बार चेक कर ही लेता हूँ. देखो हाँ 20 आएगा, 18 नहीं आएगा, 20 आएगा. हार्मोनिक ऑसिलेटर ग्राउंड स्टेट एनर्जी सबको पता है, हाफ एच कट ओमेगा. ये क्या है भाई, रेशियो ऑफ स्टिमुलेटेड टू स्पॉन्टेनियस इमिशन. ये रेशियो लगभग 0.05 के आसपास आएगा. ये बिकॉज वो रेशियो होता है 1 का पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1. तो 1 बाई ए, तो e का पावर ये के टी का पावर 3 माइनस 1. 1 का पावर 3 माइनस 1 करोगे तो लगभग 0.05 आएगा. स्टार्न गल्लाक एक्सपेरिमेंट स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से जुड़ा है. नहीं, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है भाई. रीजन assertion parity is not conserved in beta decay process. कारण beta decay is mediated by the weak interaction which violates parity symmetry. ये सही है, ऑप्शन ही हो जाएगा. According to following physical system in the ascending free order, ground state energy. ग्राउंड स्टेट एनर्जी मुझे लग रहा है ठीक ही सजाया हुआ है. नहीं, सबसे कम से ज्यादा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लग रहा है ठीक ही है. क्या बोलते हो तुम लोग, बताओ. नहीं, फ्री पार्टिकल का 0 होता है, हाइड्रोजन एटम का -13.6 होता है. तो -13.6 पहले होगा, बी पहले होगा, फिर ए होगा और सी डी का सही है करेक्ट. तो ऑप्शन बी. ये वाला गामा रे वेवलेंथ, ये तो मैं एम वेव उस दिन पढ़ा रहा था, बोला था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, वही सवाल है. नहीं, ए बी सी डी, ये तो सही है, ए बी सी डी. नहीं, ये कैसे आपने सही कहा भाई, ए बी सी डी इज द करेक्ट. अकॉर्डिंग टू फर्मी गोल्डन रूल, द स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट के परटर्बेशन के बराबर होता है वो.
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं सर, E इक्वल टू गामा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा टू। क्या गामा वाला बोलो सर। वो तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था ना सर। डिसेंडिंग में असेंडिंग में? असेंडिंग का मतलब क्या हुआ? हाँ, अरे गामा असेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ वेवलेंथ ना। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ विजिबल लाइट का है, तो ठीक तो है। सबसे कम वेवलेंथ गामा रे का है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे का है। जान रहे हैं फिर कैसे मिस्टेक हो गया, हम फ्रीक्वेंसी समझ लिए। ओह, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे का है, सबसे ज्यादा सबसे कम वेवलेंथ इसका हो गया हाँ सर, ए नंबर होगा। आयन। हाँ गलती कर दी ये तो, उफ, मिस्टेक हो गया बड़ा। of the following thermodynamical process देखो ये हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, क्योंकि F इक्वल टू क्या है, E माइनस डी एस है। तो डी एफ इक्वल टू क्या हो गया, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। डी यू का वैल्यू क्या होता है, डी यू होता है, यहाँ से निकाल लो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सॉरी डी इक्वल टू टी डी एस माइनस टी डी वी, नहीं टी डी एस माइनस टी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो माइनस टी डी एस प्लस टी डी एस कटा, माइनस टी डी वी माइनस एस डी टी। शायद वॉल्यूम और टेम्परेचर बोला था, नहीं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। कांस्टेंट टेम्परेचर देखो टी जीरो हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम डी वी जीरो हो गया, तो डी एफ इक्वल टू जीरो, तो एफ इज कांस्टेंट। बी कैनोनिकल इंसेम्बल पार्टीशन फंक्शन z इज इक्वल टू सम ओवर आई का पावर माइनस बीटा आई, नहीं दिस इज द पार्टीशन फंक्शन। केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होता है भाई, एनर्जी पर पार्टिकल होता है, ऑप्शन बी। अरे ये कैसा, ये तो मैं ऊपर बता दिया था ना, ब्लैंक 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 वाला मैंने बता दिया था, टोटल ऑब्जर्व ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये एक्सरे वाला बता दिया था 15 डिग्री, ये 10 टू द पावर माइनस 5 सी इनपुट बायस, ये वोल्टेज गेन यूनिटी, ये बता दिया। इधर भी शायद बता दिया था मैंने, ऑपरेटर फॉर्मलिज्म वाला, एंट्रोपी कंटिन्यूटी ये बता दिया, ये बता दिया था बी शायद मैंने। इसका बोला था मैंने मार्क्स टू ऑल होगा, ये दोनों पेज ये सब बता दिया था। फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, न्यूक्लियर फोर्स, अनस्टेबल फिक्स पॉइंट, ये भी बता दिया, ये भी बता ही दिया था ऊपर मैंने, नहीं ठीक है। अरे उसने 134 ही भेजा, आगे नहीं भेजा क्या? 134 ये हैं? दोनों पीडीएफ में 134 ही भेजा, ठीक है। आई थिंक उसमें था, उसमें नहीं बताया था। अच्छा नहीं मैंने उसमें बता दिया है ना जी सर। 134 से जो आगे है वो मैंने उसमें बताया हुआ ऑलरेडी। हाँ ठीक है आगे उस पीडीएफ मैंने बता दिया है। अब तुम में से ज्यादातर लोग शायद पूछोगे कि सर कटअप क्या जाएगा, नहीं आई थिंक यही आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट वुड बी द कटअप, राइट? यही पूछोगे ना। 58 नंबर का क्या बताए थे सर? 58 नंबर का क्या बताए थे सर? हम उस समय थे नहीं, वो बनवा रहे थे पीडीएफ। 58 वो हाँ ड्रूड मॉडल वाला जो कंप्रिहेंसिव था, उसी में से 58 का ठीक है। और सर 66 P का for ball 66 का सर 66 का आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये भी ठीक है। देखो मैंने बोला था भाई कि कुछ नहीं समझ में आया तो ऑप्शन बी मार रहे।
आप लोग भिड़ा के दिखा लो, मतलब भीड़ के देख लो, जो जो आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, जो आपने तुक्का मारा होगा, पक्का उसका ऑप्शन बी सही है। 80% 70% है, इसलिए मैंने बोला था कि कुछ ना समझ में आए उसको ऑप्शन बी मार। सर आपके हिसाब से जेपीएससी जो सही किया ना ऑल टाइम सर, फेवरेट ऑप्शन। 3-4 क्वेश्चन बढ़ गया सर, 3-4 क्वेश्चन जो है गलत हो रहा था, आप जो मार रहे हैं दूसरे मेरे हम मारे हुए हैं तो। हाँ, गूगल बहुत सारा गलत बताता है भाई, उसमें तनाव मत लो, ठीक है। अभी जेपीएससी का आंसर आएगा, बहुत सारा गलत आएगा, फिर लोग क्लेम करेगा, फिर वो सही करेगा, तो तनाव मत लेना है ना, जेपीएससी का वो पुराना आदत है, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? देखो, मुझे पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के ऐसा लगता है कि शायद जनरल का कटअप लाइक अगर मैं पेपर 1 में 50% भी मान लूँ, 25 तो बहुत है, और इधर मैं अगर 50 भी मान लूँ तो बहुत है, तो 75 80 आई थिंक 80 90 तो बहुत सेफ होना चाहिए जनरल के लिए। 70 और 30 100 भी हो सकता है, नो वन नोज। आई थिंक कटअप छोड़ ही देते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है, एक बार आंसर के आने देते हैं, फिर लोगों का मार्क्स कलेक्ट कर लेते हैं, तब हमको पता चल पाएगा। एक मार्क्स का पोल क्रिएट करते हैं, फिर उससे हम लोगों को पता चल पाएगा, ठीक है। और उसके लिए ऑफिशियल आंसर के आने का वेट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे गूगल ऐसे किसी भी चीज तब पता चल पाएगा कि लोग कैसा परफॉर्मेंस किया है, बट ऐसे कुछ भी रैंडमली बोल देना 70 80 90 मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इससे कुछ लोग हताश हो जाएंगे, कुछ एक्साइट हो जाएंगे। सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द करेक्ट ऑफिशियल आंसर। समझ रहे हो? अच्छे ऑफिशियल आंसर के अच्छे से आए हो, फिर हम लोग पोल क्रिएट कर लेंगे, फिर मैं कुछ अंदाज लगा पाऊंगा कि क्लास ने कैसा परफॉर्म किया है, तो क्या स्थिति होना चाहिए। बट अगर किसी का 100+ है दोनों पेपर मिला के, तब तो लगभग वो श्योर है। 90+ है तब भी वो श्योर है। जनरल कैटेगरी में अगर 90 से नीचे है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ अभी। क्लास कैसा पूरा परफॉर्म किया है, पूरे सारे लोग उस पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, पेपर 1 उतना आसान नहीं था, टफ था। पेपर 2 को भी टफ मॉडरेट रख सकते हैं, इजी भी नहीं कह सकते हैं। टाइम टेकिंग था, लेंदी था, कंफ्यूजिंग था, क्योंकि बहुत अच्छे से लोग तैयारी तो फिजिक्स करते नहीं है मेजोरिटी। जनरल का थोड़ा मुश्किल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे बाहर से लोग बैठ जाते हैं। जहाँ तक मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करूँ, ओबीसी या PWS या फिर ST SC का, तो उनका कटअप लाइक अगर वो 80 तक भी बना रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। 75 80 तक भी जा रहे हैं। ST कैटेगरी में अगर वो पेपर 1 2 मिला के 60 70 भी बना रहे हैं तो मुझे लगता है काम हो जाना चाहिए। सो एंड द रेस्ट विल टॉक वंस द ऑफिशियल आंसर विल बी रिलीज एंड विल मेक द आंसर्स। ओके ओके। सर आगे क्या करना है सर? अब तो जो हो गया सो हो गया। फिर भी सर जैसे आप अभी बताए तो 4-5 क्वेश्चन तो बढ़ गया, तो उसमें तो जो हो, अब बिहार वाले के लिए तैयारी करना है सर। Yes, everyone should focus on their next goal. They should forget about GATE right now. जो होना था वो हो गया, अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आप अपने अगले टारगेट के लिए हर किसी को काम करना चाहिए, whatever is the target। और इन गलतियों से सीख के जो भी आपने सीखा है उसको और बेहतर करने का, कि आपने पढ़ा नहीं, आप पढ़ते हो जाता, रिविजन थोड़ा कम हुआ और होता तो अच्छा होता, या जो भी आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया इस एग्जाम से, I think you should put all the efforts in that direction. Okay. से मैंने कई बार बोला है कि साइंस प्रैक्टिस का चीज है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप हमेशा हार जाएंगे, ठीक है। सो टाइम देना पड़ेगा। So everyone should work hard on their next goal. Either it is NET, either it is another state service, JET or other state related test, or NET or GATE or Bihar BET is coming। देन बिहार में रिक्रूटमेंट भी
रिटन बेस होने वाला है. सो आई थिंक एवरीवन शुड प्रिपेयर फॉर द सेम. बिहार के भी एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम नेचर. ठीक है. सर क्लास समझ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ. मैं सर आपके साथ अगले महीने में कैसे शुरू करते करूंगा. हैं? ठीक है. हम लोग अपना नया बैच शुरू करेंगे. नया फाउंडेशन बैच फॉर नेट गेट ऑल एग्जाम्स मोस्टली नेक्स्ट. I'll share the information to the group, and the foundation batch is like 1,000 per month. If there is no some 5,000, 4,000, 3,000, it's 1,000 per month, and class Monday to Friday 1 घंटे लेता हूँ. ठीक है. वहाँ बहुत आराम से रिलैक्स वे में सारा कुछ मैं ही पढ़ाता हूँ, और वो 12 से 15 महीने का कोर्स होता है. तो आप अकॉर्डिंगली अपना फाउंडेशन कोर्स में अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपना बेसिक्स और अच्छे से. ठीक है. ओके. आई विल शेयर द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू द ग्रुप सून. थोड़ा रेस्ट ले लीजिए आप लोग, अपना अपना प्लान टारगेट एक बार रिवाइव कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, एंड देन स्टार्ट अगेन, रीस्टार्ट. ओके. इज इट क्लियर एवरीवन? सर एक्सक्यूज मी सर, ये Yes, CSIR yes, नेट का पेपर 1 क्या रहता है सर? इसमें लॉजिकल मैथ्स और रीजनिंग रहता है मोस्टली. ये यूजीसी का जो अभी जो जेपीएससी का वो उस तरह का रहता है या फिर डिफरेंट रहता है आर्ट्स वाले से? नो, साइंस का डिफरेंट होता है. साइंस हैज मोस्टली मैथ्स एंड रीजनिंग. ओके, थैंक यू. For more better like clarity, you can just type the CSR Net PYQ paper 1, CSR Net लिखिएगा आप, and you have that paper. So mostly math और reasoning आता है वहाँ पे, 30 questions आते हैं. But arts वालों का ये बहुत entirely अलग है. इसमें teaching aptitude, research aptitude, environment, and then computer, then all those things, maths, reasoning as well. But in the higher education as well. But in the CSR Net, it's only contains maths and reasoning purely, elementary maths, elementary reasoning, and the 30 questions are there. Even out of no, I don't think it's 30. I think it's 20 questions, right? And out of 20, you have to make maximum 15 questions. You have to attempt. Okay. So that is the section in CSR Net. 20 questions रहते हैं, इसमें से maximum आपको 15 attempt करने होते हैं. Each question carries 2 marks, so the section A contain maximum 15 to the 30 marks, and the rest 170 is the 70 marks from section B physics and 100 marks from section C physics. So altogether 30 plus 70 plus 100, that is 200. The entire paper is up to 75, but maximum you have to attempt is 200, and that is the breaking. Anyone? थैंक यू सर. हेलो सर. Yes, इसमें हिंदी का पैराग्राफ भी हटा दिया सर. 5 नंबर का हिंदी का पैराग्राफ था ना, ये देवे नहीं किया फर्स्ट पेपर में. हाँ, वो फर्स्ट पेपर में अकॉर्डिंग टू सिलेबस कुछ भी नहीं था. मार्क्स ब्रेकिंग अच्छे से नहीं थे. चैट जीपीटी से क्वेश्चन सेट कराओगे तो यही होगा. समझ रहे हो? उसको तो पूछना चाहिए था 5-5 नंबर सबसे, बट एनीवे कैन नॉट डू एनीथिंग. एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? Most probably we are meeting last time, so anything to say you can say, otherwise we'll leave. I hope the journey was like good with us. I must believe regardless of the success and failure, you have learned something and you are going with some knowledge of physics from my side. I always try to give you some concept, and that's it. Good luck. Have a good journey. All my थैंक best यू wishes. सर. आपकी वजह से ही हमको लगता है 60-62 क्वेश्चन मेरा सही हुआ है फिजिक्स में. बस आपकी वजह Thank से ही you. हो पाया सर.
नो मैटर व्हाट विल बी द रिजल्ट, थैंक यू। बट हमको अपने एक तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से जितना हो पड़ा हम किए, ग्रेट। और आई वांट टू कंटिन्यू विथ यू सर। श्योर, आई विल इन्फॉर्म यू। Okay sir, thank you. I need some time. Right now, I'm facing some serious like workload. So very soon we'll start some good physics classes. I'll inform you. Okay. Bye bye, all of you. Good night. Take care.